In today's class, we are going to proceed with the quick revision of accounting ratio. सिलेबस आपका सारा हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्विक रिवीजन की बात करता हूँ। तो आज जो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं वो अकाउंटिंग रेशियो का कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अगर मैं अकाउंटिंग रेशियो की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे अकाउंटिंग रेशियो की बात करता हूँ कि क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो, तो आप ऐसे समझो, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? इट इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल। फिर रेशियो का मतलब यही होता है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फिर जो वैल्यू आते हैं लाइक 2/5, तो आप कहते हैं 2:5, यही होता है आपका। अब ये हो गया बात रेशियो। अब आप कह रहे हो अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में क्या होता है? इट इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल। फिर रेशियो एनालिसिस, इट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब वो कैसे होता है, देखो। हमने अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो की बात करता हूं, तो मेजोरिटी में जो आपकी टाइप आती है, फर्स्ट टाइप क्या आती है आपकी? लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के फर्दर कितनी टाइप्स होती है? 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होती है आपकी करंट रेशियो। सेकेंड टाइप होती है आपकी लिक्विड और क्विक एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं इसको। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ये क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो मेजोरिटी में कितनी तरह के होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट वाला क्या होता है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो फर्दर कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन करंट रेशियो, सेकंड वन लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन होता है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो भी फर्दर कितनी टाइप्स के होता है? 4 टाइप्स के होते हैं। सोल्वेंसी रेशियो फर्दर कितनी टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। अब वो 4 टाइप्स में क्या क्या आता है? फर्स्टली आता है आपका डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड आता है आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। और फोर्थ आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फोर्थ क्या आता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो आता है आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। क्या आता है? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में अगेन फर्दर कितनी टाइप्स होती है? 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होती है आपकी वो क्या होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड होता है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। रिसीवेबल के बाद क्या आता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और फोर्थ होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फोर्थ वन क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर जो फोर्थ टाइप आती है अकाउंटिंग रेशियो की, वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फोर्थ रेशियो कौन सा होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं आपके, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और वो 5 टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स होती है आपकी? फर्स्ट वन होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड वन होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड वन होता है ऑपरेटिंग रेशियो। फोर्थ वन होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और फिफ्थ वन होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ROI, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई हैं आपको? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो अभी तक आपने क्या समझा कि ब्रॉडली जो अकाउंटिंग रेशियो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? ब्रॉडली जो आपके अकाउंटिंग रेशियो होते हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो को हम प्योर रेशियो कहते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर रेशियो में निकाला जाता है, लाइक 2:3, 3:5, इस तरह से निकाला जाता है। बट एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो होते हैं, जितने भी आपके एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है, इनको हम टाइम्स में निकालते हैं। लाइक आपका आंसर 4 आ रहा है तो 4 टाइम्स, 5 आ रहा है तो 5 टाइम्स। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, P फॉर परसेंटेज, ऐसे याद रखो। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ये आपके परसेंटेज में निकाले जाते हैं। लाइक 56 आ रहा है आंसर तो 56%, 62 आ रहा है तो 62%। ये क्लियर हो गया। तो लिक्विडिटी रेशियो कितने? 2। सॉल्वेंसी रेशियो कितने? 4। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कितने? 4। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने होते हैं आपके? 5 तरह के होते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है।
फिर हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि जो लिक्विडिटी रेशियो होता है आपका, जो आपका लिक्विडिटी रेशियो होता है इसको हम करंट रेशियो भी कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी? लिक्विडिटी रेशियो को हम करंट रेशियो भी कहते हैं। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इसका आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है? 2:1। ये चीज क्लियर होगी? लिक्विडिटी रेशियो को, लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो। दूसरा क्या होता है? क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट रेशियो होता है आपका करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1। अब देखो, आपने कहा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो ये जो करंट एसेट्स होते हैं, मैंने शायद अभी ये बाय मिस्टेक आई थिंक मैंने ये बोल दिया कि लिक्विडिटी रेशियो करंट रेशियो भी कहते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा बोला वो बाय मिस्टेक बोला। लिक्विडिटी रेशियो के, लिक्विडिटी रेशियो जो होता है आपका, ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। अच्छा, करंट रेशियो आपने कहा करंट एसेट, तो करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो करंट एसेट्स में आपका एक तो आता है करंट इन्वेस्टमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के बाद आपको अच्छे से पता करंट इन्वेस्टमेंट, इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। याद है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होता था। तो करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, एक तो ये करंट एसेट्स में आता है। ये क्लियर? इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स आता है, या बिल रिसीवेबल, या सन्ड्री डेटर। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसका आपको ध्यान रखना, वो ये है कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होगा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होगा तो आप सन्ड्री डेटर में से इसको माइनस करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो आप करंट एसेट्स में लोगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सन्ड्री डेटर के साथ, देखो पॉइंट ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाके इसका अपोजिट भी होगा। आप क्या फाइंड कर रहे हो? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। मैंने कहा अगर करंट रेशियो फाइंड कर रहे हो तो करंट एसेट में आपको पता डेटर आते हैं, लेकिन अगर डेटर के साथ साथ क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, मान लो ये आपका 5,000 है और ये आपका कितना है? 1,000। इन दैट केस जब आप जो डेटर की वैल्यू लोगे वो क्या लोगे? 5,000 माइनस 1,000, दैट इज डेटर इज इक्वल टू 4,000। आपको ये लेना है। ये कहानी क्लियर हो गई है? दोबारा बताओ, क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वी टेक डेटर माइनस पीडीडी, यानी कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करंट एसेट में नहीं लेना है। कब? जब आप करंट रेशियो फाइंड कर। ये क्लियर हो गया? इसके अलावा करंट एसेट्स में और क्या आता है? इन्वेंट्रीज आती है। बट क्या एक्सक्लूड करना है, क्या नहीं लेना है? एक तो लूज टूल्स नहीं लेना आपको, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना है। ये बात भी क्लियर होगी? ये क्लियर हो गया? इन्वेंट्री गिवन होगा, अगर इन्वेंट्री में लिखा होगा इंक्लूडिंग लूज टूल्स तो आपको इसको एक्सक्लूड करना है, हटा देना है। ठीक है। और स्टोर्स एंड स्पेयर लिखा होगा ये भी लेना है, इसको एक्सक्लूड करना है। और करंट एसेट्स में हमें क्या लेना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब कैश इन हैंड, या कैश एट बैंक, या चेक, या ड्राफ्ट इन। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आएंगे कौन कौन से आएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल एटसेट्रा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? तो लिक्विडिटी रेशियो का फर्स्ट रेशियो क्या? करंट रेशियो। फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1। ये क्लियर? न्यूमरेटर में क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट। डेटर लोगे तो कैसे लोगे? अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन होगा तो माइनस कर दोगे। इन्वेंट्रीज में क्या एक्सक्लूड करना है? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा आपका। और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल एटसेट्रा। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? सारी चीजें ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज में आपको क्या क्या लेना है? अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करता हूं तो करंट लायबिलिटीज में एक आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये क्लियर? एक आता है ट्रेड पेपर। जब हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? BR प्लस डेटर। ये क्लियर है?
ऐसे जब हम ट्रेड पेएबल कहते हैं तो बिल्स पेएबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर दोनों ही इसमें आते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में तो आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म का मतलब कितना, 1 साल से कम। जो भी बोरोइंग फर्म 1 साल से कम की करती है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आती है। 1 साल भी उसी में आता है, 1 साल या 1 साल से। ट्रेड पेएबल आता है करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज आती है, और क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये सारी कहानी क्लियर। चले हम आगे, कोई डाउट, क्लियर है सबको, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको पहले भी जब हमने चैप्टर किया था तो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि मान लो मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी, राइट। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑर्डर दिया कि भाई हमें गुड्स चाहिए, और वो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख। लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि भाई अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर बी ने कहा अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर ए ने रॉ मटेरियल के लिए अप्रोच किया मिस्टर सी को कि भैया रॉ मटेरियल जो है मुझे आप क्रेडिट पर कितना दे सकते हो। मिस्टर सी ने कहा कि भाई मैं आपको 70,000 का रॉ मटेरियल क्रेडिट पर दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मिस्टर ए को अपनी पॉकेट से कितना पैसा लगाना पड़ेगा। 1 लाख की जरूरत थी ना, टोटल जो भी इसमें मटेरियल लगेगा वो 1 लाख का है, पहले क्लियर हो गया। लेकिन क्रेडिट पर कितना मिल रहा है, 70,000। तो आउट ऑफ पॉकेट, अपनी पॉकेट से कितना लगाना पड़ेगा, 30,000। इसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। जो अपनी पॉकेट से लगेगा। अब देखो, तो कैन आई से दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए डेटर है, और मिस्टर सी मिस्टर ए के लिए क्या है, क्रेडिटर। तो कहना चाहिए दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट, बिकॉज डेटर का मतलब करंट एसेट होता है, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे ये फॉर्मूला बना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला क्लियर। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम वेरियस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्लियर है अच्छे से, राइट। अब ये भी बता दो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड में ब्रॉडली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड में एक तो आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में भी कितनी तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। शेयर रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट वाला उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे दो ही आपको यूज करने होते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्लस में क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। इन दोनों को ऐड कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट में जो एक साइड एसेट्स वाली होती है ना, बैलेंस शीट की टोटल एसेट जितने भी एसेट्स हैं फर्म के, उसमें से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो क्या, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो किसकी बचेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो। अब मुझे ये बताओ, नॉन करंट एसेट्स, राइट, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो घूम फिर के यही तो आ गए, और ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड आगे किस किस के इक्वल होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें क्या ऐड करना आपको, नॉन करेंट लायबिलिटी। देन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा मेथड क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका टोटल डेट। डेट का मतलब लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कितनी तरह की होती है, या तो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डेट। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या, टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। अगर आप शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट का मतलब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी सारी ऐड कर दो। भाई आप देखो ना, ये बैलेंस शीट है। एसेट जो होता है टोटल, टोटल लायबिलिटी वाली साइड के इक्वल होता है। तो लायबिलिटी वाली साइड सारी तो ले लिया आपने, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, सारी चीजें आ गई। तो इसका आपका टोटल करोगे तो वो इसके टोटल के इक्वल ही तो आएगा। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई आप। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या क्या सीखा आपने, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। टोटल डेट करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, चलू मैं आगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो करंट आपका लिक्विडिटी रेशियो आता है वो कौन सा होता है, क्विक रेशियो। नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो कौन सा होता है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखो करंट लायबिलिटी तो वही है जो फर्स्ट फॉर्मूले में था। फर्स्ट फॉर्मूले जब आपने करंट रेशियो फाइंड किया था तो वहां पे क्या था, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ये तो सेम है। बस आपको ये सीखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस, देखो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको इमीडिएटली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश। जिसको इमीडिएटली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपको करंट एसेट्स से क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स फाइंड करने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स से वो चीजें आप माइनस कर दोगे जिनको इमीडिएटली हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या क्या माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और एक्रूड इनकम। समझ में आ गया। ये सारी की सारी चीजें अगर आप करंट एसेट से माइनस, भाई एडवांस में दिया तो ये भी तो एसेट है। कौन सा एसेट है, प्रीपेड। प्रीपेड हो गया ना आपका, ठीक है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है, जो आप कमा चुके हो लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। तो रिसीव नहीं हुई तो कैश में नहीं है वो। समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी माइनस होती। अब जो भी गिवन होगा मेजोरिटी में आपको यही देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। या आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। भाई क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, येट टू बी सोल्ड, जो अभी बिका नहीं, उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कोई गारंटी है कि अभी कभी आपका स्टॉक बिक जाएगा, नहीं। मेरी फर्नीचर की शॉप है, मेरे पास सारा फर्नीचर पड़ा हुआ, क्या मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि अभी कभी कस्टमर आएगा और बिक जाएगा, नहीं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मान लो आपने 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजोरिटी में सोच के देखो, क्या ओनर आपको, अगर आप कहोगे जी हमें, हम नहीं रहेंगे या हमें कहीं जाना है, हम 3 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं या फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप हमारा रेंट वापस कर दो, मोस्ट प्रोबेबल केसेस में वो नहीं करेगा। वो कहेगा जी कहीं एडजस्ट करो, या आपको 3 महीने का एग्रीमेंट था, जो भी था एग्रीमेंट हुआ हुआ, आपने रेंट दे दिया, मैं वापस नहीं करूंगा। आपको 3 महीने रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो आपका किराया खत्म। मेजोरिटी में यही बात बोलती है। एडवांस में टैक्स है, ये तो नहीं क्या वापिस आ जाएगा, टैक्स तो पे कर चुके हो। इसी तरह से एक्रूड इनकम, ये भी हाथ में नहीं आई तो कैश में है नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें वो है जो आपकी इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो करंट एसेट्स में से आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो उसको माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन होगा तो वो भी माइनस करना है, एडवांस टैक्स गिवन होगा तो वो भी माइनस करना है, एक्रूड इनकम गिवन होगी तो वो भी माइनस करना है। फिर जो एसेट आएगा वो आपका वो एसेट होगा जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको आप कहोगे क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही है, सेम। ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। और आइडल रेशियो जो होता है इसका, इसका जो आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1। इसका जो आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है।
फिर नेक्स्ट रेशियो आता है आपका सोल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट रेशियो क्या आता है आपका? सोल्वेंसी रेशियो। ये देखो, नेक्स्ट रेशियो जो आता है आपका वो कौन सा आता है? सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो कितनी तरह के होते हैं? 4। फर्स्ट क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो। तो थोड़ा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डेट इक्विटी रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DER। तो इसका फॉर्मूला होता है डेट बाय इक्विटी। डेट का मतलब मैंने बता दिया। देखो, अगर सिर्फ डेट लिखा है, ये बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ डेट लिखा है तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन मत लगना। टोटल डेट आएगा तो नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर सिर्फ डेट लिखा हुआ है, अगर सिर्फ डेट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। ये समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी। मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है डेट बाय इक्विटी। डेट बाय इक्विटी। मैंने सिर्फ डेट लिखा है ना, टोटल डेट तो नहीं लिखा। अगर सिर्फ डेट लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। तो बेसिकली जो आपका डेट इक्विटी रेशियो होता है, जो आपका डेट इक्विटी रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। और शेयर होल्डर फंड किसके इक्वल होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या है? डेट। डेट फाइंड कैसे किया जाता है? डेट इक्वल टू क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। भाई जो भी नॉन करेंट लायबिलिटी होती है वो डेट का पार्ट है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये डेट का पार्ट है। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये डेट का पार्ट है। प्लस अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, ये भी आपका किसका पार्ट है? डेट। दूसरा इसको फाइंड करने का मेथड क्या है? भाई टोटल डेट। टोटल डेट में क्या क्या आता है ये बताओ। टोटल डेट में आता है नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। लेकिन आपको और सिर्फ अगर मैं डेट की बात करता हूं तो आपको किससे मतलब है? नॉन करेंट लायबिलिटी से। तो अगर मैं टोटल डेट से इस करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो अपने आप ही आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। ये क्लियर हो गया? ये दूसरा फॉर्मूला होता है। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन गिवन क्या, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में आ सकते हैं वो सारे मैं आपको। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन थर्ड फॉर्मूला क्या होता है डेट का? वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। अब जरा आप मुझे बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का अभी जो देखा था वो क्या था? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, यही पढ़ा था ना, माइनस इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या? शेयर होल्डर फंड। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो यही तो रह जाएगा, और यही तो होता है आपका डेट, नॉन करेंट लायबिलिटी। रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? समझ में आ गया यहां तक? चले आगे। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। चले आगे। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है आपका, जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब ये क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा होगा ये भी आपको। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टू। टू से पहले क्या है? टोटल एसेट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल एसेट्स। ये क्लियर? अपॉन में, अब टोटल डेट है या डेट है? डेट। डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म वर्क। ठीक है। तो डेट का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। जहां तक टोटल एसेट्स की बात है, जहां तक टोटल एसेट्स की बात है, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। पहले बताओ ये क्लियर? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करता हूँ नॉन करेंट एसेट्स की, नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स आता है, और फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या? टेंजिबल, इनटेंजिबल। ये क्लियर? और नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। भाई जो 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे एसेट्स जिनको आपने रीसेल के लिए नहीं लिया है वो भी नॉन करेंट एसेट्स है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स में आपका क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपने जो लोन और एडवांस दिए हैं वो भी आपके क्या है, नॉन करंट एसेट्स। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करता हूँ, करंट एसेट्स में यहाँ पर देखो, आपने देखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट एसेट्स में क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, स्टॉक तो रीसेल पर्पस के लिए लिया जाता है, तो वो क्या होता है आपका करंट एसेट्स। समझ में आ गया? इंक्लूडिंग, इस चीज का ध्यान रखना, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। कहां पर एक्सक्लूड किया था? जब हम करंट रेशियो फाइंड कर रहे थे तो वहां पे आपने क्या किया था कि एक्सक्लूड किया था इन्वेंट्री से किसको, स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट में तो सब कुछ ही आएगा फिर, भाई नाम ही टोटल है तो टोटल में तो सब कुछ लोगे। और क्या आता है करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज डेटर भी जो होता है उसका भी टाइम पीरियड क्या होता है, विद इन 1 ईयर। बीआर का भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी विद इन 1 ईयर ही होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट्स होता है। अगर आप कहते हो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपके नॉन करंट एसेट्स है, तो कैन आई से दैट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि आपने जो लोन या एडवांस दिया किसी को, ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट पे दिया जाता है, तो ये आपके लिए क्या है, करंट एसेट। इसका जो टाइम पीरियड होगा 1 साल या 1 साल से कम का होगा। ये सारी कहानी क्लियर? ठीक है। और करंट एसेट्स में क्या होता है, अदर करंट एसेट्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। टोटल एसेट्स फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला, पूरी बैलेंस शीट को खोल दो, लायबिलिटी वाली पूरी साइड ऐड कर दो, क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स के इक्वल होगा। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तो सारी चीजें? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का, टोटल एसेट्स बाय डेट। डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है आपका सोल्वेंसी रेशियो में, वो क्या आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है आपका, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटरी फंड और इक्विटी। भाई आपके फर्म में जो भी टोटल एसेट्स हैं उसमें ओनर का कितना फंड लगा हुआ है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? जरूरी तो नहीं है ना जो भी आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू वो सारी की सारी आपकी पर्सनल वैल्यू है, आपने लोन लेके पैसा लगा रखा है। समझ में आ रहा है? तो टोटल एसेट्स में से आपका पर्सनल फंड कितना लगा हुआ है, खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, ये आपको प्रोप्राइटरी रेशियो से इंफॉर्मेशन मिलती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो टोटल एसेट्स में कंपनी का खुद का, यानी कि खुद का मतलब इक्विटी या प्रोप्राइटरी फंड कितना है, ये आपका प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। प्रोप्राइटर का रेशियो कितना है, ऐसे समझो इसको। समझ में आ गया? सिंपल फॉर्मूला। शेयर होल्डर फंड हमें पता चल गया कैसे निकाला जाता है, टोटल एसेट्स भी हमें क्लियर हो गया कैसे निकाला जाता है। ठीक है। फिर फोर्थ सॉल्वेंसी रेशियो आता है आपका, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फोर्थ सॉल्वेंसी रेशियो क्या आता है आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पीबीआईटी। ये कंसेप्ट आप बिजनेस स्टडी में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आप कैसे निकालोगे, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो, जनरली क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आपने टैक्स भी दे चुके हो, इसका मतलब यही है, इंटरेस्ट भी दे चुके हो, सब कुछ देने के बाद आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये समझ में आ रहा है? लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो चीजें आप दे चुके हो वो सब इसमें ऐड करोगे। भाई आफ्टर मीन्स आगे, बिफोर जाना तो पीछे की तरफ जाओगे ना, जो चीजें मैं दे चुका हूं। जैसे कि मान लो आपने टैक्स दिया था 10,000 रुपए, इंटरेस्ट आपने दिया था 20,000 रुपए, तो दोनों मिला के कितना दे चुके हो आप प्रॉफिट में से, 30,000 रुपए। ये सब देने के बाद आपका प्रॉफिट अभी आ रहा है 70,000 रुपए। कितना आ रहा है, 70,000।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना था, तो आप कहोगे सर इसमें इसको ऐड कर दो, तो टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसमें इसको ऐड कर दो, तो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, जो आपका आएगा 1 लाख। ये समझ में आ गया? वो आपको फाइंड करना होता है, इसको फाइंड करने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो, तो टैक्स ऐड करोगे आप तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्लियर हो गया? क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो भी ये वैल्यू आएगी, जैसे कि मान लो ये अभी मैंने बताया था 70,000 है और ये 10,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 80,000। फिर आपने मान लो जो इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया, 20,000, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब मान लो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना, तब उल्टा करोगे। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना हो तो क्या करोगे, उल्टा करोगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आपका, हमारे एग्जांपल में 1 लाख। कितना इंटरेस्ट दिया था, 20,000, तो कितना आ जाएगा, 80,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दो, टैक्स कितना था आपका, 10,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही लिया था ना हमने यहाँ पर, 70,000। क्लियर हो गया? बट आपके लिए जो यहाँ पर मैटर करता है फॉर्मूला, वो ये करता है। जनरली आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस होता है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, जो टैक्स होता है वो परसेंटेज में गिवन होता है। किसमें गिवन होता है, मान लो टैक्स आपको गिवन है 40%। कितना गिवन है, 40%। इन दैट केस अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना हो गया, मानो हमारे एग्जांपल में 70,000। टैक्स रेट कितना गिवन है, 40%, तो 100% माइनस 40% कितना, 60%। तो ये कितना हो जाएगा, 70,000 अपॉन 60%, दैट इज 60/100। तो ये हो जाएगा 70,000 इंटू 100/60। इसमें कोई डाउट? तो ये जो भी सॉल्व करके आएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर थर्ड सॉल्वेंसी रेशियो आता है आपका, दैट इज, सॉरी, सारे हो गए ना हमारे खबर। डेट भी हो गया, डेट का फॉर्मूला क्या, डेट बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या, टोटल एसेट्स बाय डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरो। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो सारे रेशियो खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। अब जो आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो होता है, थर्ड टाइप हो गई आपकी। कितने रेशियो होते हैं इसके, इसमें कितने सब रेशियोज होते हैं, 4। पहला रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो बताएगा इसका मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो स्टॉक है वो साल में कितनी बार रोटेट हो रहा है, साल में कितनी बार रोटेट हो रहा है। समझ आ रहा है, कितनी बार बिक रहा है, आप ऐसे समझ। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप सीओजीएसपी कहते हो। ये समझ में आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप सीओजीएसपी कहते हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन में क्या आता है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसमें कोई डाउट? एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, भैया एवरेज है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, सीओजीएस कैसे निकाला जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो आपने नेट सेल की है, जो आपने नेट सेल किया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस कैसे निकाला जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई कॉस्ट ऐसे तो निकालते थे, मान लो आपने 10,000 की सेल की है, जिसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000,
तो 2000 लेस कर दो। तो इसका मतलब जो आपकी जो सेल हुई है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 8000, तभी तो आपको हुआ। सिंपल सी बात है। तो सीओजीएस का पहला फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्लियर है कहानी, ठीक है। और अब लॉस की बना, प्रॉफिट को माइनस कर रहे हो। अब देखो आपकी जो सेल हुई है 10,000 की, और आपने कहा मुझे 1,000 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब आपकी वो जो गुड्स थी उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, 11,000। भाई आपको जो कॉस्ट पड़ी है आपके लिए वो कॉस्ट थी 11,000, लेकिन आपने कमाए कितने, रिवेन्यू कितना आया 10,000, तो लॉस हो गया ना 1,000 का। इस लॉस को इसमें जोड़ दो तो 11,000 ही तो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा तो माइनस करोगे, ग्रॉस लॉस गिवन होगा तो प्लस करोगे। ये क्लियर हो गया। और सीओजीएस निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें से माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर हो गया। सीओजीएस का थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड वाले होते हैं, प्रोडक्शन तक का जो खर्चा होता है। इसमें से माइनस क्या करना है, क्लोजिंग जो अनसोल्ड इन्वेंट्री वो माइनस कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो अनसोल्ड है ना, तो ये माइनस कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। और सीओजीएस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या फॉर्मूला पड़ा था इसका, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये क्लियर हो गया। प्लस क्या करना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट वाले थे, जैसे कि वेजेस, क्योंकि भैया फैक्ट्री में जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेबर, तो प्रोडक्शन पर खर्चा हो रहा है ये। कैरिज ऑन फ्रेट इनवर्ड, पावर, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंस, ये सारा का सारा इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग की डेबिट साइड में होते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली सीओजीएस के फॉर्मूले अगर मैं बात करूं, पहला फॉर्मूला क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस होगा तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। देन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वेरी गुड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लियर हो गया। और सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये क्लियर हो गया। प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री क्या फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, प्लस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है यहां तक तो बताओ पहले, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। चलू मैं आगे। अब एक स्पेशल केस आता है आपका। स्पेशल केस क्या होता है आपका, कि समटाइम्स क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट में दो चीजें होती हैं, या तो ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑफ क्या होगा, सीओजीएस, यही होता है। भाई प्रॉफिट परसेंट किसका, या तो कॉस्ट का होगा या आरएफओ का होगा, ये मानते हो। बट अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन इस चीज पर साइलेंट है कि भैया ये प्रॉफिट परसेंट जो है आपका, ये सीओजीएस का प्रॉफिट परसेंट है या आरएफओ का है, तो ऐसे केस में आप एज्यूम करोगे कि ये किसका है, आरएफओ। अगर गिवन नहीं है, गिवन है तो फिर तो सोचना ही नहीं है। तो ये चीज यहां पर आपको बताई जा रही है, इफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट इज गिवन विदाउट मेंशनिंग कि वो आरएफओ का है या सीओजीएस का है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो किसका है, आरएफओ का। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एक्टिविटी रेशियो आता है वो क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। अगर ये क्लियर हो गया तो सेम इसी की तरह ये चलता है, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। अब भाई रिसीवेबल का मतलब येट टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड कब होगा, जब क्रेडिट सेल करोगे। भाई रिसीव किससे करोगे, इसको आपने उधारी पे दिया होगा,
रिसीवेबल फ्यूचर में रिसीव करना है, पेबल फ्यूचर में पे करना है। ये चीज समझ में आ रही है? तो जब आप कह रहे हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जब आप कह रहे हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट आरएफओ। आरएफओ का मतलब सेल ही होता है, क्रेडिट जरूरी है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। पर अभी मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस पीआर, डेटर प्लस पीआर। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप डेटर लोगे तो उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिडक्ट नहीं करोगे। कहां पर डिडक्ट किया था हमने? जब आपने करंट रेशियो फाइंड किया था तब इसका फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट, और करंट एसेट्स में डेटर आता है। पर मैंने वहां पे क्या कहा था कि जब आप करंट रेशियो फाइंड करते हैं तो डेटर के साथ अगर पीडीडी गिवन है आपका तो आप उसको लेस करके जो वैल्यू आएगी वो लिखो। ये चीज क्लियर है? लेकिन जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करते हो तो यहाँ पर जो ये ट्रेड रिसीवेबल है इसमें डेटर के साथ अगर पीडीडी गिवन है, जैसे कि मान लो डेटर जो है आपका वो है 4500 और पीडीडी आपका है कितना है? 500। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू लोगे वो कितनी लोगे? 4500। इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। डू नॉट डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाइल इन, जैसे कि करंट रेशियो में क्या था? वी डिडक्ट, जैसे हम करंट रेशियो में डिडक्ट करते हैं वैसे यहाँ पर नहीं करना। स्पेसिफिक केस है, इसी तरह से आपको स्टार लगा के मेंशन कर। समझ में आ गया तक? ठीक है। और जो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है वो क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज यही होता है ना। जैसे एवरेज इन्वेंट्री क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यहां तक सारी कहानी क्लियर? चलूं मैं आगे? ठीक है। नेट क्रेडिट सेल, ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है भैया। टोटल सेल में से एक तो कैश सेल्स माइनस कर दो, एक सेल्स रिटर्न, बिकॉज ये तो हुआ ही नहीं है सेल, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा? नेट क्रेडिट से। फिर एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट और आता है आपका जिसको हम कहते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। क्या कहते हैं? डेट कलेक्शन पीरियड। अगर डेज में निकालना है आपको डेट कलेक्शन पीरियड तो 365 बाय टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ्स में निकालना है आपको तो 12 बाय टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कोई डाउट? समझ में आ गया? डेट कलेक्शन पीरियड कैसे निकालना है? डेज में कहेगा तो 365 अपॉन, और मंथ में कहेगा तो 12 अपॉन टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर पेबल कर दूं तो क्या चेंज होगा? यहाँ पर तो होगा नेट क्रेडिट परचेज, इसमें कोई डाउट। और यहाँ पर क्या होगा? एवरेज ट्रेड पेबल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग ट्रेड पेबल। समझ में आ गया? मैंने कहा था इसी तरह से आपका नेक्स्ट, अगर ये क्लियर हो गया तो देखो, जब आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हो तो ये किसके इक्वल होता है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल किसके इक्वल होता है? आपका क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ये बताओ क्लियर है? एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय, यही होगा। नेट क्रेडिट परचेज क्या करोगे भैया? जो भी परचेज किया आपने, जो भी परचेज का मतलब जो आपकी टोटल परचेज है उसमें से कैश परचेज माइनस कर दोगे और परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे। वहां पे क्या निकालते हैं हम? डेट कलेक्शन पीरियड। यहाँ पर क्या निकलता है? एवरेज पेमेंट पीरियड। सेम वही चीज, अगर पेमेंट हो रही है, पेमेंट करनी है ना आपको, इसका मतलब क्रेडिट वाला केस है, तो 365 अपॉन रेशियो क्या होगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पेबल। और अगर मंथ्स में निकालना है आपको तो क्या होगा? 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्लियर हो गया? दोबारा बताओ। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो आता है आपका, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो क्या आता है आपका? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या था? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो क्या था? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है?
नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अगर आपको डेट कलेक्शन पीरियड फाइंड करना, कलेक्शन डेज में फाइंड करना है डेट कलेक्शन पीरियड, तो क्या होगा 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मंथ में फाइंड करना तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये कहानी क्लियर। इसी तरह से अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा ट्रेड पेपर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेपर टर्नओवर रेशियो। यहां तक सारे क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी रेशियो में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल तो समझ में आ गया ना, आउट ऑफ पॉकेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल। देखो जब आपका था ट्रेड रिसीवेबल तो नेट क्रेडिट से, जब आपका था ट्रेड पेबल तो नेट क्रेडिट परचेज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है नेट सेल, इसको आप आरएफओ भी कहते हो, अपॉन वर्किंग कैपिटल, अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्पेशल केस ये आता है आपका कि अगर आपको नेट सेल या आरएफओ गिवन नहीं है, भाई अगर ये चीज गिवन ही नहीं है और क्वेश्चन से आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तब आप यहां पर किसको लोगे सीओजीएस। मेरी बात समझ में आ रही है। पहली चीज तो गिवन नहीं है तो दूसरी ऑप्शन क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने का ऑप्शन भी गिवन नहीं है, तब आप इसकी जगह किसको लोगे सीओजीएस को। ये क्लियर हो गया ठीक है। इफ नेट सेल और आरएफओ नॉट गिवन और कांट बी कैलकुलेटेड देन यूज सीओजीएस और पुट सीओजीएस इन न्यूमरेटर। समझ में आ गया। और नेट सेल कैसे निकाला जाता है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इसमें कोई डाउट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहां तक क्लियर हो गया या दोबारा बताओ क्लियर हो गया। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो सिंपल है, नेट सेल कैसे निकाला जाता है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बट अगर आपको आरएफओ गिवन ही नहीं है और आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते तब आप सीओजीएस लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स। समझ में आ गया ठीक है। अब आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में फर्स्ट रेशियो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और मैंने एक चीज बताई थी पी फॉर प्रॉफिट पी फॉर परसेंटेज, ये सारे के सारे प्रॉफिट आपके परसेंटेज में निकलते हैं। टी फॉर टर्नओवर टी फॉर टाइम, ये जितने भी रेशियोज होते हैं आपके टाइम्स में निकलते हैं। और ये दोनों प्योर रेशियो, रेशियो प्योर रेशियो तो इसी को कहोगे ना 3:5 4:5, ये होते हैं वो दो रेशियो। यहां तो सारी चीजें क्लियर हो गई ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में फर्स्ट आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट क्या आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे आरएफओ में से सीओजीएस माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। मैंने 10,000 की सेल की है और ये जो गुड्स मैंने बेची है वो मुझे 8,000 की पड़ी थी, तो मेरा प्रॉफिट कितना 2,000। ये कहानी समझ में आ रही है ठीक है। तो आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है आरएफओ का ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सीओजीएस, ये तो पढ़ा था हमने। आरएफओ इज इक्वल टू व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सीओजीएस। ये क्लियर हो गया ठीक है। यहाँ पे अब अगर मुझे सीओजीएस निकालना तो मैं क्या करूंगा आरएफओ माइनस जीपी, अभी हमने पढ़ा था इसको। लॉस होगा तो क्या करोगे प्लस क्रॉस लॉस। ये सारी चीजें क्लियर है, चले आगे ठीक है। अब देखो यही था ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको यहाँ बात समझाई जा रही है वो क्या है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता था, यहाँ पर क्या आता था क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर परचेज आता था और यहाँ पर क्या आता था सेल्स। ये क्लियर है सबको। यहाँ परचेज और यहाँ पे क्या लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस कैरेज एंड वर्थ पावर फ्यूल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आती थी यहाँ पर ठीक है। अब आप करते क्या थे देखो, अगर मैं सीओजीएस की बात करता हूँ क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आइटम 1, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री
फर्स्ट प्लस परचेज सेकंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस थर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही था ना। तो कैन आई से दैट ये सारा का सारा जो पोर्शन है आपका, ये सारा का सारा पोर्शन क्या है आपका, सीओजीएस है ना, सीओजीएस। अब देखो ये आरएफओ की एक वैल्यू है, मान लो आरएफओ की वैल्यू आपकी 2 लाख, कितनी है 2 लाख। वो सीओजीएस जो आ रहा है आपका सारा ये सॉल्व करके ये आ रहा है 1 लाख, कितना आ रहा है 1। अब सारा सॉल्व करके मान लो यहाँ पर ये आ रहा है 1 लाख। अब बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ आता है ना आपका, इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालना हो तो यहाँ पर 2 लाख आ रहा है, ये बड़ी वैल्यू यही आ रही है, यहाँ भी आप 2 लाख लिखोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, 2 लाख माइनस 1 लाख, मैं कह सकता हूँ 1 लाख। समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला ये ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है आपका, आरएफओ माइनस सीओ जीएस। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेट रेशियो आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकालते हैं, पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था ट्रेडिंग से, नेट प्रॉफिट निकलता था आपका पी एंड एल से। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद है ना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आफ्टर टैक्स वाला लेना है, अपॉन नेट सेल इंटू 100, अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, नेट सेल तो वहां भी था, इंटू 100। नेट सेल कैसे निकाली जाती है, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इसमें कोई दिक्कत। ग्रॉस प्रॉफिट था तो न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था तो न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट आएगा, बट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भाई, जब आप वो निकालते थे पी एंड एल अकाउंट से तो टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद का तो प्रॉफिट निकालते थे, उसी को तो हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तभी आपने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। 100 क्यों आएगा सब में, क्योंकि ये सारे के सारे परसेंटेज में निकल, ये कहानी क्लियर। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ये कहां से आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से आता था। देखो अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा तौर पे पी एंड एल की बात करता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लिखते थे, ये क्लियर है। और यहाँ पर क्या आती थी, अदर इनकम, इन सबको हम ऐड कर देते थे। यहाँ क्या होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी यहाँ टोटल आता था इसमें से आप इसको माइनस कर देते थे, फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता था इसी को तो आप नेट प्रॉफिट कहते थे। कहानी समझ में आ रही है, इसी को आप क्या कहते थे, नेट प्रॉफिट। तो आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्लियर हो गया। अभी आपने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इट कैन आल्सो बी रिटन एज आरएफओ माइनस सीओजीएस, यही था ना ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था कि भैया जो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आरएफओ माइनस सीओजीएस, बिकॉज ये सारी वैल्यूज जो होती है वो सीओजीएस, तो आरएफओ में से इसको माइनस करते हैं तब ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तब आपका क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूँ आरएफओ, भाई जब क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको ये गिवन हो सकता है ये गिवन हो, तब आप इस फॉर्मूले के साथ जाओगे, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और उसमें से क्या माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो देखो ये आपका पी एंड एल अकाउंट, ये आपका क्या है, पी एंड एल अकाउंट। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशन रिसीव्ड इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले बताओ ये कहानी क्लियर, ठीक है। और अगर मैं इन सबको एक साथ जोड़ू तो इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम, क्योंकि बिजनेस की इनकम तो नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन कमीशन जो है वो बिजनेस पे लिया जाता है तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेट करते हो। पर ये सारी क्या है आपने, नॉन ऑपरेटिंग, ये बिजनेस से तो नहीं कमा रहे हो ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्लियर हो गया। और इसको ओवरऑल अगर मैं इन सभी को जोड़ू तो क्या होती है, अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम, ये कहानी क्लियर, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका, देखो, सेलिंग एक्सपेंस मैं बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये बिजनेस का खर्चा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा है। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के एसेट्स पे लगता है, तो बिजनेस का ही खर्चा हुआ। ऑफिस एक्सपेंस ये भी बिजनेस का खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी बिजनेस के खर्चे है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहले बताओ ये क्लियर है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, जैसे लॉस बाय लॉस ऑन सेल और थेफ्ट, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं। आपने डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दिया, क्या ये बिजनेस के ऊपर खर्चा किया है? नहीं। आपने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे करो, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? ये सारी कहानी क्लियर होगी, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्लस वाली आइटम तो यही रहेगी ना, प्लस वाली आइटम यही रहेगी। ये क्लियर हो गया? तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट ये क्लियर, इसमें प्लस क्या किया आपने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस क्या हो गया आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्लियर हो गया आपको या दोबारा बताओ? ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने कहा माइनस कर दिया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिया। तो देखो ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। बस इसमें एक चीज मिसिंग है, वो आप कर लेना। ऑपरेटिंग इनकम के साथ साथ और क्या आएगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आ गया? तो जब अब आप अकाउंट को माइंड में रखो, आपको याद रखना इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भैया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ क्रेडिट साइड में, और पी एंड एल की क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम, एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड। और क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जो भी है। माइनस क्या करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के खर्चे थे, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन या सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या आपके बिजनेस के खर्चे हैं। इसमें से माइनस क्या कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट या इंटरेस्ट पेड। समझ में आ गया यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो आता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट रेशियो क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग रेशियो। ये दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट रेशियो क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगेन डिनोमिनेटर में सेम वही चीज, सभी में अभी तक आपने जितने भी तीन पढ़े हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डिनोमिनेटर में क्या है, नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज आल्सो इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज आल्सो इक्वल टू सीओजीएस। सीओजीएस ये किसका खर्चा था, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहां से निकला था, ट्रेडिंग अकाउंट से निकला था। सीओजीएस में क्या क्या था आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड से क्या माइनस किया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लियर है? इसमें आपने ऐड कर दिया ऑपरेटिंग, सिर्फ बिजनेस लेवल के खर्चे। इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, बिजनेस के जो खर्चे हैं। कौन से खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाले खर्चे। इसमें जितने भी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये आपको ऐड कर, इसमें से कुछ भी गिवन होगा ये आप ऐड कर। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है आपका, सॉरी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर सीओजीएस, इट इज आल्सो इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये याद रहेगा, ठीक है, अपॉन नेट सेल इनटू 100। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है अभी मैं बता ही चुका हूँ, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, जो एम्प्लॉइज पर खर्चे हो रहे हैं, या ऑफिस में जो खर्चे और ऑफिस एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइज, ये सारे अमोर्टाइज किस पर होता है, इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किसके इक्वल था,
ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कहानी क्लियर। अब आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भाई नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हुआ है, ये चीज समझ में आ रही है? देखो, क्या ये चीज क्लियर है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट से P&L में ग्रॉस प्रॉफिट आया, आया। बिजनेस की इनकम जनरेट हुई, वो इसमें जुड़ गई। इसमें से अगर बिजनेस पे होने वाले मैं खर्चे माइनस कर दूं तो क्या समझ में आ रहा है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ये चीज से एग्री करते हो? मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसमें जो बिजनेस में जो इनकम हुई है, कमीशन रिसीव वगैरह जो बिजनेस की एक्टिविटी से आपने रिसीव किया, ये इसमें आपने ऐड कर दिया, कर दिया। इसमें से जितने भी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये आपने माइनस कर दिए यहां तक, सिर्फ ये सारा हटा दो और ये भी हटा दो। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहां से जो प्रॉफिट आएगा मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और भाई एक्सपेंसेस और लॉसेज एक ही चीज में आते हैं, ये तो क्लियर है ना? माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेज और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तीन फॉर्मूले, ग्रॉस प्रॉफिट ये तो बिल्कुल ही अकाउंट से मैंने समझा दिया आपको। और क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? ये फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट प्लस जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस के खर्चे नहीं है। भैया आप बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, आप इसको कैश फ्लो की तरह समझो। आप यहाँ पर बिजनेस अपना प्रॉफिट बता रहा है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, एक तरह से बिजनेस ओनर को बता रहा है। तो वो कह रहा है भैया जो मेरे खर्चे नहीं थे वो मेरे प्रॉफिट में जोड़ दो, और जो मेरी इनकम नहीं थी वो माइनस कर दो। तो आपके पास मेरा प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना आपको समझ में आएगा कि एज ए बिजनेस मैंने आपको कितना प्रॉफिट कमा के दिया। भैया जो मेरे खर्चे नहीं है वो मेरे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दो। समझ आ रहा है? और आप याद करो, जब आप कैश फ्लो में आपकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग नोट होता है, सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये वो चीज है, उसमें से जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते वो उसमें हम ऐड कर देते हैं, और जो बिजनेस की इनकम नहीं होती वो उसमें से माइनस कर देते हैं, तो बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये क्लियर हो गया आपको? कौन से होते हैं? जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चैरिटी डोनेशन, डिविडेंड पेड, ये सारे के सारे जो बिजनेस के खर्चे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या बिजनेस की इनकम है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये सारे के सारे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे और अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, तो आप उसमें क्या ऐड कर दोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या माइनस कर दोगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो भी आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया? और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO, ठीक है, इंटू 100। मान लो ये आपने निकाल दिया,
ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आपको निकालना, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। मान लो ये आपका आया 60%, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो सम होता है वो 100% के इक्वल होता है, तो मैं बोलूं फिर ये 40% होना चाहिए। बस आप लिखोगे वी नो दैट, इसकी जो वैल्यू इसमें पुट करोगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस वैल्यू। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है। लास्ट वन, लास्ट वन क्या है आपका? फिफ्थ वन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट में जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय कैपिटल लगाई है, जो आपने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, उससे कितना रिटर्न मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे निकाला जाता है? ये भी आपको याद होगा, बीएसटी में आया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। वैसे ये आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में डिविडेंड तो दिया नहीं होता, बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड आपको पता होना चाहिए। अगर डिविडेंड भी गिवन होगा तो उसको भी क्या करना है? माइनस प्लस करना है, बिफोर निकालोगे ना। तो जैसे नेट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, तो इसमें टैक्स ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें डिविडेंड ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये क्लियर हो गया? अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, भैया जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया उसमें कितना प्रॉफिट आया इंटू 100, तो आ जाएगा रिटर्न कितनी आई है मेरी परसेंटेज में। ये क्लियर हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू व्हाट? डेट। डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक केस है, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन होगी तो आपको माइनस करना है, क्योंकि वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, एक ही चीज है। इक्विटी को क्या कह सकता हूँ? शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्ट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? टोटल एसेट्स। भाई टोटल एसेट्स इक्वल टू यही होता है ना आपका, ठीक है। उसमें और टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? करंट लायबिलिटी। और माइनस क्या करना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो सभी से माइनस होगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। और इसके अलावा देखो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करना आपने जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। अगर आपको इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन होगा तो उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दो। अगर आपको इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन होगा तो उसको किस में से माइनस कर दोगे? प्रॉफिट में से। तो ये आपका पूरा रिवीजन था रेशियो एनालिसिस का। मैंने सारे रेशियो आपको एक्सप्लेन कर दिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां आपको ध्यान रखना वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन। क्लियर हो गया चैप्टर? ठीक है, सारे क्लियर हो गए? ठीक है।